जो फैराडे लॉ के दो लॉज हैं, कल मैंने आपको एक लॉ के बारे में बताया था और उसमें कुछ आंसर मैंने लिख करके दे दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने वो दिया था कि एक्सप्लेन मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा, अब वो चीज मैं करने जा रहा हूँ। फैराडे फर्स्ट लॉ ने ये कहा था कि अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने के बाद इस टर्मिनल के थ्रू करंट फ्लो होता है जो इस सॉल्यूशन के अंदर आता है। करंट कितने देर तक आप फ्लो कराते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से खींचते हुए नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस इलेक्ट्रोड पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इस इलेक्ट्रोड पर लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की खींचे चले गए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, यानी ये पॉजिटिव होता है। तो इस इलेक्ट्रोड पर वही सब्सटेंस आएंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इस इलेक्ट्रोड पर वही सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे। अब आप देखिए, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर जाकर डिपॉजिट होंगे, जिनके पास अधिक होगी वो इसको देकर के यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। सपोज करिए कि आपको इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको सब्सटेंस को डिपॉजिट करना है। अब मान लीजिए कि कैथोड पर कॉपर को डिपॉजिट करना है, तो हम एक कैथोड पर देखते हैं। तो कैथोड पर हमको कॉपर फाइंड करना है, यानी ऑब्टेन कॉपर हमको फाइंड करना है। अब सपोज करिए कि कॉपर आपको फाइंड करना है, तो कॉपर को फाइंड करने के लिए अब क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ये आपके दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब कॉपर जाकर के ये कैथोड में क्या होगा। अब थोड़ा सा एक बात और समझने वाली चीज है, मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, फैराडे ने कहा था किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है उसका अमाउंट यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज के होता है। चार्ज का मतलब होता है कि Q बराबर होता है IT, यानी 30 सेकंड तक कितना करंट आपने फ्लो कराया, तो जितने सेकंड तक आप फ्लो कराएंगे वही इसकी क्या होती है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड ऑफ चार्ज। ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा जब तक सॉल्यूशन के अंदर करंट रहेगा तब तक ये इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा, यानी कैथोड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर करंट ट्रांसपोर्टेशन बंद, तो इसका मतलब आयनों का चलना बंद, यानी आयंस मूव नहीं करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर। अब मान लीजिए कि आपने करंट को 30 सेकंड तक फ्लो कराया, तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो W = Z × I × T होता है। Z यहाँ क्या है, तो Z को यहाँ बोलते हैं क्या, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। अभी बताऊंगा कि केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट क्या होता है। अब आपने करंट को फ्लो कराया तो W बराबर Z × IT, या हम W बराबर Z × Q भी कह सकते हैं। जब हम उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। Z = हो गया W/Q, ठीक है। अब Z क्या है ये देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि हम Q को, अगर Q = 1 कूलम का चार्ज लिया है, 1 कूलम का चार्ज अगर हम फ्लो कराते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारा Z बराबर किसमें मिलता है, W के इक्वल मिलता। क्या हो गया कि 1 कूलम चार्ज के फ्लोटेशन से जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर, वही हमारी इसकी केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होती है। अब एक चीज ध्यान रखिए, Z ये जरूरी नहीं कि हर सब्सटेंस के लिए एक ही जैसा। अभी मैं इसके आगे आता हूं, तो ये जब Z बराबर W हुआ, ये यहाँ पर देख लीजिएगा, तो इसकी डिफिनेशन हो गई कि केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट
is equal to amount of substance deposited on electrode for flow of 1 coulomb charge in solution. 1 coulomb का चार्ज फ्लो कराने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है वही हमारा इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है। अब जरा एक चीज ध्यान रखिए कि जो केमिकल इक्विवेलेंट सब्सटेंस हम फाइंड करते हैं जेड वो कैसे हम निकालते हैं। अब एक चीज है कि मान लीजिए कि हम एक NaCl को मेल्टिंग स्टेट में लेते हैं। मेल्टिंग स्टेट में ये आपको हमारा बनता है Na+Cl-। अब Na+ कब बना? Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां से? कैथोड से, और ये एटम के रूप में जाकर के डिवाइड हो जाएगा कैथोड पर। Cl क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और ये एनोड पर चला जाएगा और एनोड पर क्लोरीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पर ये हमारा क्लोरीन एटम बना। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, सबका इक्विवेलेंट अलग अलग होता है। अब एक चीज और है, ये इलेक्ट्रॉन हमने लिखे थे, हम यहां पर 1 मोल सोडियम हम गेन करते हैं। यहां पर देख लीजिएगा ध्यान से कि सोडियम का 1 मोल अगर हमको इस इलेक्ट्रोड का फाइंड गेन करना है तो 1 मोल को गेन करने के लिए हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत निकालने की जरूरत पड़ती है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने कूलम्ब चार्ज के बराबर होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.023 1023 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस में अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हम क्या करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.023 1023। अब आप देखिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन, हमने इसको क्या कराया? इतने इलेक्ट्रॉन को दिखाया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज हम लेंगे वो चार्ज कितने के बराबर होगा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ चार्ज अगर हम देखें कि कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा तो हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना, यानी 6.023 1023 इलेक्ट्रॉन बराबर 1, ये हो गया आपका 1 कूलम्ब चार्ज के बराबर। 1 कूलम्ब, तो अब यानी 1 कूलम्ब चार्ज जो होगा वो 1 कूलम्ब चार्ज 6.023 1023 ये हो गया आपका इतने के बराबर। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कितने 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्ब का चार्ज अगर लेंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्ब इंटू 6.023 1023 इलेक्ट्रॉन में, तो ये लगभग आएगा 96,500 कूलम्ब का चार्ज उसके अंदर क्या करेंगे हम फ्लो कराएंगे। तो यहीं पर जो हम जब Z बराबर निकालते हैं कि W बराबर, अब 1 कूलम्ब चार्ज के लिए तो हमने देख लिया, अब उतने कूलम्ब चार्ज के लिए देखेंगे तो कितने इक्विवेलेंट होगा? 96,500, यानी Z इंटू 96,500 इंटू W
इतना जो है ग्राम अमाउंट क्या होगी इसके ऊपर हम डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब इसके बारे में मैं कल बताऊंगा कि इसमें जो भी हम अमाउंट निकालेंगे जेड की वैल्यू सबके लिए अलग अलग क्यों होती है, यानी इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट जो कांस्टेंट है सबका अलग अलग क्यों होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी लेटर हम इसको कल के वीडियो में बताएंगे।